ये जो दिल में कयाम करते हैं यही जीना हराम करते हैं। हाँ मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा। हाय हाय हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जस्ट रिसीव्ड प्रिंट ऑफ दैट पेपर। आज जो यूएचएस का पेपर हुआ है तो मैं देख ही रहा हूँ कि इसमें यूएचएस ने स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश की है मैं कहूँगा। पेपर कुछ लोगों को आसान लगा, कुछ लोगों को मुश्किल लगा। अब आपका मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा। होपफुली अच्छी जो है ना अटेम्प्ट करके आए होंगे सब लोग। इसमें पहला क्वेश्चन देखो को उसने ईसीजी वाली जिसने मेरी वीडियोस देखी है ना, तो वो शायद इसको ना इंटरप्रेट कर पाया होगा। देखो कहीं भी पी वेव नज़र ही नहीं आ रही, सीधा सीधा के एट्रियल फिब्रिलेशन का है। तो इसमें उसने फिर पूछा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 1 में कि अपना डायग्नोसिस बता दें, और इस ईसीजी को अगर किसी को वो वीडियो देखी हुई तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करो। एक तो पी वेव बिल्कुल एब्सेंट है। अगर मैं हूँ ना तो मैं क्या करूँ कि इसके ऊपर जो है ना पी वेव QRS और टी वेव्स बाकायदा इसके ऊपर लिख के देखूँ। आपको कहीं भी ना QRS कम्प्लेक्स के पहले आपको कोई प्रोमिनेंट पी वेव नज़र ही नहीं आ रही। सीधा सीधा एट्रियल फिब का केस है ये, एट्रियल फिब्रिलेशन का। ठीक है, एक तो पी वेव एब्सेंट है, और नंबर 2 पे इसी के ऊपर देखो अगर डायग्राम में तो इर्रेगुलर हमारे पास जो है ना रिदम इसका है। बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको रिदम इसका जो है ना वो कोई स्टेट नहीं लग रहा। तो मैंने इसीजी वाली वीडियोस में बताया था कि इर्रेगुलर एक बीट्स आ रही होती हैं, शायद किसी को याद हो। ठीक है, नंबर 3 में देखो इसके अंदर कोई भी हमारे पास बेस लाइन को आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। मतलब एक लाइन आप अगर ड्रा करो ना तो मुझे तो नहीं लग रही है कहीं से भी जो है ना। देखो एंड पे देखो कितनी ऊपर जाके जो है ना वो अपनी ईसीजी बना रहा है। तो ये एब्सेंस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक बेस लाइन, पी वेव एब्सेंट है, इर्रेगुलर है। ठीक है, बाकी वो जो QRS कम्प्लेक्स है वो देखो कितना नैरो सा हुआ है, ये आप इसके अंदर लिखते हैं ना। बाकी उसने यही पूछा हुआ कि जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉमन काज ऑफ दिस कंडीशन, क्या हो सकती है काज एट्रियल फिब की। स्ट्रेस हो सकता है, कोई हमारे पास हार्ट टिश्यू के ऊपर जो सिग्नलिंग है उसका मसला हो सकता है, ऐसे नोड का आई थिंक कोई मसला अगर आप लिख देंगे तो बाकी आप खुद भी समझदार है, लिख लिया होंगे। अच्छा, नंबर 2 पे उसने पूछा हुआ है जी एमरजेंसी में आया हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, और CVS में उसको पेन सिस्टोलिक मर्मर भी और S3। ठीक है, तो S3 कहाँ पे जा रही थी, वो लेफ्ट हार्ट फेलियर में जा रही थी। उसके ऊपर JVP भी रेज नहीं मिलती आपको ऐसे। तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर का केस था, सीधा सीधा केस सिनेरियो। मतलब ये तो पास का ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, नंबर 3 पे देखो 23 ईयर ओल्ड है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, सीयर्स हैं उसको। ठीक है, और एग्जामिनेशन में स्वेटिंग है, हार्ट इतना साइनोसिस प्रेजेंट है, और चेस्ट एग्जामिनेशन पे उसको क्रैकल्स आ गई हैं। ठीक है, तो बार बार सीरियस हो रहे हैं, और वो कह रहा है कि 20 मिनट गुजर गए हैं लेकिन वो उसे वापस ही नहीं आ पा रहा। ठीक है, और वो रिकरेंट हो रहे, नो रिकवरी है। स्टेटस एपिलेप्टिकस का केस है, जिस तरह दमा के केस में था कि वो 3 लफ्ज इकट्ठे नहीं बोल पा रहा था, मुझे पानी चाहिए। सेम इसी तरह स्टेटस एपिलेप्टिकस में अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए, यहाँ 20 मिनट लिखा हुआ और 20 मिनट अभी कंटिन्यू है, वो अभी रिकवर नहीं किया, उसने बकायदा लिखा हुआ विद नो रिकवरी। तो हमें उसने 20 मिनट दे के फंसाने की कोशिश की है, लेकिन यही है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस का सीधा सीधा केस है। कि अप्रोच किस तरह करना है कि वही आपने होपफुली जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी वो आप लिख के आए होंगे। एक तो हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग अलग, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की अलग हेडिंग, 4 हेडिंग आपकी होगी। जनरल में आप सिंपल जो है ना वो IB पास करके और वो ऑक्सीजन वो चीज़ें। स्पेसिफिक में वही आपने करना था, डायज़ीपैम देना, बेल्प्रोइक एसिड दे देना था। ठीक है, उसको अगर वो IV नहीं जा रही, ठीक है, तो उसको रेक्टली जो है ना वो आप उसको दे सकते थे। ठीक है, तो ये सारी आपके पास कुछ थी इसमें। नंबर 4 पे फिर उसने जो है ना वो कंफ्यूज करने की कोशिश की है। एक ये फेफड़ा सा उसने बना दिया, और इसके अंदर देखो जो काला फेफड़ा इसका मतलब है कि वहाँ से हवा गुजर गई है। अच्छा, जो बाकी रह गया वाइट, इसका मतलब है कोई ना कोई फ्यूजन है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसको गौर से देखो, मैंने पहले देखा तो मुझे तो ये हार्ट भी जो है ना वो बूट शेप नजर आया। फिर मैंने कहा यार ये पीड्स का पेपर नहीं है। यहाँ पे देखो ना, अगर आप गौर से देखो हार्ट कोई बूट शेप, जिस तरह टेट्रालॉजी ऑफ फेलर्स के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे 45 साल का इसको टी ऑफ तो हो नहीं सकता। इसके अंदर यही है कि वो सारी एफ्यूजन जो है ना वो आपको नजर आ रही है। वो लंग्स देखो, राइट वाला कितना ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, नीचे सारा उसका फ्लूइड भरा हुआ है। तो प्लूरल एफ्यूजन का केस है। बाकी वो कह रहा है कि 4 कॉमन काजेज क्या हो सकती हैं, लिख लोगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास है जी नंबर 5 पे फिर उसने जो है ना एक डायग्राम दी हुई। पहला पेपर है जिसके अंदर 3 डायग्राम्स दे के एक नाकाम कोशिश की है स्टूडेंट्स को, पता नहीं क्या खुद को जो है ना ये साबित करना चाह रहे हैं यूएचएस वाले। शॉर्ट स्ट्रेचर है, सेकेंडरी एमनोरिया है, लीन है, पेल है, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड डायरिया फॉर मैनी ईयर है। स्मॉल में वो कह रहा है कि मंथ लग गए हैं फॉलोअप के ऊपर, रिपोर्ट उसकी ये शो की हुई है। अच्छा, इतनी ब्लर ये दी हुई है कि इसके अंदर से कोई ज़्यादा खास चीज़ें पता ही नहीं चल रही। ठीक है, मतलब वो विलियस जो है ना वो अब गौर से कोई देखे तो फिर कहीं जाकर पता चलता है कि विलियस ये ट्रॉफी हुई है। तो ये सीधा सीधा केस किस चीज़ का है, सीरियस डिजीज का सीधा सीधा उसने केस दिया हुआ। एसोसिएटेड जो है ना वो डिजीज, इस डिजीज के साथ कौन सी है वो आपने सिनेरियो में लिख देनी है, और कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, डेफिशिएंसीज करवा देनी है। जब कोई चीज़ जैसे भी नहीं हो रही तो वो सारी उस बेचारे ने वो ग्लूटन फ्री। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जो है ना बड़ा ही अजीब सा एक जो है ना वो उछाल सा मचा हुआ है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे हैं कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, डायरिया है 4 से 6 दफ़ा पर डे में, नोजिया है, वेट लॉस 4 मंथ से है। ये जो चीज़ है ना वेट लॉस वाली, इसके ऊपर आपको फोकस, आई थिंक अगर मैं हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस करूँ। फर्दर इंक्वायरी में वो क्लेम करता है 11 kg वेट लॉस। 11 kg कोई कम वेट नहीं है, और ये मोस्टली जो टीबी के केस है ना उनके अंदर 11 kg का जो है ना वो लॉस अमूमन देखा गया, इतना सीवियर लॉस। हालांकि अगर उसको ठीक है, इसको मैंने कंफर्म करता हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पास अगर वो पेलर भी है, मिनिमल पीडल एडिमा भी है, जेवीपी भी रेस नहीं है उसकी, ठीक है, और लैब में वो कह रहा है कि 8.7 ग्राम है, और एमसीवी जो है उसका वो 61 फेमटोलीटर है। तो एक तो एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो 80 से अगर कम होगा तो आपको क्या होगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। जिसने एनीमिया वाली मेरी वो हेमाटोलॉजी वाली देखी है वीडियोस में, मैंने पूरा चार्ट बनाया था। तो जब 60 से कम होता है एनीमिया तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, टेल एक निमोनिक है, थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेड पॉइजनिंग या सिडेरोब्लास्टिक एनीमियाज, ये 4 होते हैं जो 60 फेमटोलीटर से आते हैं। चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वो उसने प्लेटलेट और टीएलसी काउंट नॉर्मल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वेट लॉस है बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इसी को मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई खास ना उसने क्लू नहीं दिया हुआ कि ये है, सिर्फ वेट लॉस के ऊपर जो है उसने ज़्यादा जो है तवज्जो दी हुई है। तो इसको मैंने जो है ना मैंने कहा चले हम चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार ज़रा ये बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा। तो ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूँ आपको। उसने पहले कहा बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड फाइंडिंग प्रोवाइडेड लैब डायग्नोसिस में कह रहा है कोई मुझे लग रहा है जीआईटी पैथोलॉजी हो सकती है, जिस तरह इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है, आईपीडी हो सकता है जिसका कोरोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। लेकिन वो कह रहा है कि इट कुड बी माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर लाइक सीलिक डिजीज, ठीक है, उसने ये भी साथ में लिख दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कह रहा है कि आप कोलोनोस्कोपी करवाओ या मुझे एंडोस्कोपी की रिपोर्ट दो या फिर सीरोलॉजी टेस्ट दो जिससे मैं कंफर्म करके बता सकूं। तो यूएचएस वालों ने ये आई थिंक कोई एक अजीब सी कोई सिचुएशन बनाई हुई है। बाकी फिर मैंने उसको कहा कि यार इसमें वेट लॉस अगर बहुत ज़्यादा तो क्या हो सकता है। उसने कहा कि ये सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं इंटेस्टाइनल टीबी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एब्डोमिनल कंफर्ट और डायरिया वो टीबी में। देखो वो 23 साल तक पहुंच गया है फीमेल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में 23 साल तक पहुंच, अगर उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलोन डिजीज है तो वो 11 kg वेट इतना लॉस होता है, कहीं देखा है? तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, चैट जीपीटी भी गलत हो सकता है, सिर्फ हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो इसमें इंटेस्टाइनल टीबी अगर मैं होता तो मैं तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज लिख के साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंटेस्टाइनल टीबी लाजमी लिखता। वेट लॉस बहुत ज़्यादा है और ये टीबी के अलावा कहीं इतना वेट लॉस मैंने नहीं देखा आज तक जिंदगी में। हो भी सकता है लेकिन या कैंसर में ज़्यादातर होता है या फिर ये इसी के केस के अंदर हमारे पास। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, क्रोनिक लीवर डिजीज है इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, ग्रेजुअल एवर्सन है, कंप्लेन टू मेडिकेशन प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने किया, कॉन्स्टिपेशन फॉर द पास्ट ईयर है, डिक्रीज है। क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर हमारे पास अल्टर्ड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, हेपेटिक इनकैफ का पक्का केस है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बाकी वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखो फीमेल है, प्रेजेंट की है फटीग, मलेज, एथरेल्जिया और फीवर के साथ, ठीक है। हिस्ट्री इसने कोला कलर्ड यूरिन दी है। कोला कलर्ड यूरिन अगर आपको पता हो तो वो एक तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन 1 में हमारे पास तो नेफ्रोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से इस तरह हम इसको रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजी नहीं है, नेफ्रोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आना तो हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं लगाएंगे, पाकिस्तानी जुगाड़ यही इसमें चलेगा। फिर अब कोला कलर्ड यूरिन कब आ रहा है, वो यही है कि या तो आरबीसी बहुत ज़्यादा कहीं टूटे हैं, ठीक है, जिससे वो ग्लोबुलिन में और वो हीम और ग्लोबुलिन में हीम, फिर पोरफायरिन और अनकॉन्जुगेटेड उसने लिखा भी हुआ है यहाँ, आई थिंक स्प्लीन पाल्पेबल है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा रेज्ड है, ठीक है। तो एक और आपने सिनेरियो पढ़ा होगा कोला कलर्ड यूरिन में सेरिबलर मलेरिया के केस में मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने शायद वीडियो भी इसकी बनाई है। तो अगर हो सकता है उसको पहले सेरिबलर मलेरिया हुआ, उसी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अब मलेरिया वाला केस भी M2 के अंदर कहीं ना कहीं फिट होता है, M1 के अंदर तो नहीं आता। तो अगर मैं हूं तो मैं इसको किस तरह पिक करूं, पहले मैं ऑटोइम्यून लिख दूं, उसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी लिख दूं, क्योंकि आप एज अ जनरल डॉक्टर ना किसी ने ये तो नहीं पूछना कि आप M1 के हैं या M2 के हैं, ठीक है। तो मैं इसमें यही करूं, ठीक है। साथ में मैं लिख दूं इसके अंदर क्या कि हमारे पास मलेरिया इंड्यूस जो है ना वो अनीमिया भी हो सकता है इसके अंदर, मतलब सेरिबरल मलेरिया अगर उसको काटा है तो उसको मच्छर से बचा लो, उसकी सारी लिख दूं, ये भी सारी लिख दूं, क्योंकि ये इतना एम्बिगुअस है कि अब स्प्लीन उसके अंदर भी पाल्पेबल होती है, अगर डायग्नोसिस आप देखें तो उसके अंदर भी है। तो ये 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर है, रैश ऑन दी चीक्स है यार, नेजोलेबियल फोल्ड में, एसएलई का सीधा सीधा केस है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें उसने बटरफ्लाई नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाकी चीज़ें उसने लिख दी है कि चीक्स विद स्पेयरिंग नेजोलेबियल फोल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे तितली बना दूँ तो मेरे नेजोलेबियल फोल्ड जो है वो बच जाएंगे ना, बाकी सारा मेलर रैश आ जाएगा ना, तो वो सारे का सारा। तो मैंने इसके लिए बताया कि ये पूरे हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं,
इनको सारे से लेके पाँव तक बड़ी बीमारियां होती हैं, गुर्दा हो गया, दिल हो गया, कार्डिक में हो गया, गला खराब, एलोपेशिया, ये सारे इसके अंदर वो आ जाते हैं, जॉइंट्स के इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये है मेरा एक जनरल सा एनालिसिस इस पेपर के मुताबिक, ठीक है, M1 का। बाकी MCQ सुना है कि पास से भी आए हैं, जिन्होंने अच्छे से पास किए थे उनके वो 30 तक जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। बाकी जो ऊपर 15 थे वो फिर आपके जो है ना थोड़ी सी दिमाग की दही करने वाले थे, लेकिन होपफुली बहुत से आपके लग गए होंगे, ठीक है। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, गुजर गया पेपर। अब आपने तैयारी करनी है M2 की। आज का दिन, आधा दिन ये है, अभी आधा दिन पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है ना हमारे पास 2 दिन और है, ठीक है। आई थिंक जुमे वाले दिन पेपर है, ठीक है। तो इसमें यही है कि अगर आज का दिन अगर आप अवेल कर लो, अगर मैं हूँ फाइनल ईयर में, मैं क्या करूँ, मैं यही करूँ कि आज का दिन जो है ना वो MCQ सारे के सारे कर लूँ मेडिसिन 2 के, क्योंकि MCQ ऐसी चीज़ है ना, ये UHS वालों के लिए स्पेशली मैं टिप दे रहा हूँ। MCQ में झक्का मार लो ना, SCQ तो फिर आप हंस के भी गुजार दो तो कोई मसला नहीं होता। SCQ फिर बंदा अल्लाह के फजल करम से कर लिया करता है, ठीक है। MCQ आज के दिन सारे कर लूँ, जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास पड़े हों मैं सारे उसके MCQ कर लूँ, अलॉन्ग विद कोई एक आध छोटा मोटा चैप्टर। डर्मा बड़ी आसान है, साइकेट्रिक बड़ी आसान है, इजीली हो जाती है। जिसको नहीं समझ आ रही, मेरी 1 आवर वाली वीडियो मेडिसिन में जाए, वहाँ पे मैंने जनरल निगार की जो है ना वो तस्वीर लगाई हुई है जस्ट फॉर मोटिवेशन, तो वो जाके वीडियोस देख ले। लगने आपके अगर करने को आए तो आप मेडिसिन आज रात में भी पूरी कर सकते हैं। अगर अभी बैठो ना वीडियोस चला के, तो आज रात 12 बजे तक, 1, 2, 3 बजे तक हो सकती है पूरी मेडिसिन, यस M2, ठीक है। अगर ये पेपर थोड़ा माठा भी चला गया ना, M2 में कोशिश करो ज़्यादा एज लेने की। इंशाल्लाह अगर दोनों के मैथ्स मिलेंगे तो आप बड़ी अच्छी तरीके से पास हो जाओ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पेपर के लिए थोड़े से नफल पाड़ के इसके पीछे लगा दो कि अल्लाह मैंने जितना कर सकता था कर दिया, बाकी तेरे स्पूर्स है, पास हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखना। बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ का लोग कह रहे हैं कि M2 के पास पेपर की, तो अभी मैं फ्री हूँ कि नहीं फ्री, चलो देखते हैं। शाम तक इंशाल्लाह जो है ना वो अगर हो सका तो मैं सारी वीडियोस जो है ना वो आपके साथ अपलोड कर दूंगा। PDF भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि बार बार सबको लेता शेयर करना मेरे लिए मुश्किल होता है, मेरी टीम के लिए मुश्किल होता है। तो फिर दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और MCQs अगर मेरे पास आए तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। होपफुली इसमें मोस्टली पास भी थे, कुछ ना कुछ एफर्ट मेरी मैं याद आया होगा कहीं ना कहीं MCQs हल करते हुए। गुड लक।